शिक्षा महाकुंभ के आज के इस द्वितीय सत्र के सम्मान्य अध्यक्ष संपला जी, मेरे साथ यहाँ पैनल में उपस्थित आदरणीय तिवारी जी, अन्य महानुभाव जो कि यहाँ मंच पर विराजमान है, सभागार में उपस्थित सम्मान्य अतिथि, इस सभा में विशेषतः छात्र छात्राएं भी उपस्थित हैं, रिसर्च स्कॉलर भी उपस्थित हैं। मैं आप सबको सबसे पहले तो प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस भूमि पर जब आया तो मुझे लगा कि यह एक वीरों की भूमि है और भारत माता के ये जो वीर सपूत है, इसकी भूमि पर आकर मुझे यहाँ लगा है कि मैं ऐसी भूमि पर आया हूँ जहाँ विद्या का सिंचन हुआ है। मैं इस भूमि को भी प्रणाम करता हूँ। पर इस महाकुंभ में मंथन हो रहा है, जैसे प्राचीन काल में समुद्र मंथन हुआ था, ठीक यहाँ आज जो एक विषय है, कहते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ भारतीय ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम्स फॉर सस्टेनेबिलिटी। ये एक ऐसा विषय है जहां प्राचीन एवं अर्वाचीन शिक्षा पद्धतियों को एक तरह से तुलना करके, और जरूरत इस बात की है कि हमारी जो प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति है और आधुनिक भारतीय जो शिक्षा पद्धति है, इन दोनों का मिलान किया जाए और जो अच्छा है, अच्छा तत्व है, उसको ग्रहण किया जाए। मैंने यहाँ एक छोटा सा टाइटल बनाया है, ये स्थिरता के लिए जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही थी कि भाई ये जो ज्ञान है, नहीं ज्ञानेन सदसम पवित्रम हि विद्यति, ये विद्यते, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान की बात निराली है। इसके ज्ञान की जब बात करते हैं तो ये निराली चीज है। ये विद्या जो है, अभी मैं सुन रहा था, सा विद्या या विमुक्त ये वाली बात, तो ये विद्या हमारी प्राचीन विद्या जो थी, हमारी जो प्राचीन शिक्षा थी, वो तो इहलोक से परलोक की ओर, ईश्वर की ओर ले जाती थी। लेकिन यहाँ ये भी उतना ही जरूरी है कि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, इस जमीन पर रहते हैं, तो इस जमीन को भी यहाँ जो कुछ हमें देती हैं ये धरती माता, इसको और उसके विकास के लिए वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, ये हमारे प्राचीन भारतीय पद्धति में थी, तो इस भावना को भी यहाँ संजोया जाना है। आज की शिक्षा में कहते हैं कि 1947 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ और एक नई सुबह हमारे लिए हुई, और कहते हैं कि हम कई शताब्दियों के दास्तान के बाद जैसे हम मुक्ति की हवा में सांस ले रहे थे और वो अंधकारमय रात्रि को पार करके हम एक नए समय में, नए सूर्योदय के समय में आए और भारत आजाद हुआ। और भारत ने आजादी के साथ, कहते हैं कि अपना जो स्वप्न है, उस स्वप्न को पूरा करने की कोशिश की और विश्व के साथ कदम मिलाने की पुनः एक कोशिश की है। और इसी का ये परिपाक है हमारी प्राचीनता, विश्व गुरु वाली जो भावना थी, और आधुनिक शिक्षा पद्धति को विशेष करके अंग्रेजों ने जिसको भ्रष्ट कर दिया था, माफ कीजिएगा मुझे, मैं सब प्रयोग कर रहा हूँ, उस शिक्षा पद्धति को हम अपनाए हुए थे, मैकोले की शिक्षा पद्धति को। उनका तो स्वार्थ था, लेकिन उस स्वार्थ को हम पहचान गए आजादी के बाद। अपने सपने पूरा करने के लिए हमने लगभग पहली बार जो 1986 में जो शिक्षा नीति आई, उसके ठीक 34 साल के अंतराल के बाद इस नई शिक्षा नीति पर पुनः विचार किया गया और हम आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। तो ऐसे में भारत अपनी जो प्राचीनता है, प्राचीन शिक्षा की जो समृद्धि है, कहाँ वो 64 कलाएं, कहाँ वो विद्याएं जो आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाती थी, और कहाँ ये शिक्षा पद्धति जिसको हमने अंग्रेजों से एडॉप्ट किया था। लेकिन यहाँ ये जरूरी हो गया है कि इन दोनों को मिलाना चाहिए, आधुनिकता और प्राचीनता का संगम किया जाए।
और इसको मद्देनजर रखते हुए हमारी जो प्राचीन पद्धति है, इस पद्धति पर थोड़ा विचार करें तो हमारी जो प्राचीन गुरुकुल पद्धति, जहां छात्र अपने गुरु के आश्रम में जाते थे और वहीं रहते थे, 25 साल तक शिक्षा का अर्जन करते थे, और उन 25 सालों में कहते हैं कि हमारी जो आश्रमों की व्यवस्था है, 4 आश्रमों की व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं का पालन करते हुए, उन नीति नियमों को समझते हुए, वो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, 25 साल की उम्र तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करके गुरु के पास रहते थे और उस विद्या को सीखते थे। और उस विद्या में कहते हैं कि सर्वांगीण विकास की भावना थी। व्यक्ति और उसका व्यक्तित्व जो है, उस व्यक्तित्व को निखारना, जीवन को निखारना और जीने के लिए जो जरूरी है, उन तमाम बातों को गुरु के उस आश्रम में सिखाया जाता था। तो वो एक पद्धति थी, और उस पद्धति में कहते हैं कि दुनिया की सबसे प्राचीन जो शिक्षा का क्षेत्र नालंदा जो है विद्यापीठ, तो उस गुरुकुल वाली पद्धति नालंदा विद्यापीठ, उस नालंदा विद्यापीठ में देश देशांतर से छात्र आते थे। और हमारी जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है, भारतीयता है, इस भारतीयता को हम सीमित रूप में नहीं देखते हैं। भारतीयता की जब भावना की बात करते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व जो है, उस पूरे विश्व को एक इस रूप में देखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा जो है परिवार है, और इस परिवार को एक साथ संजोना, संवारना, ये भारतीय गुरुकुल पद्धति की पद्धति थी। और कहते हैं कि इस दौरान हमारे यहाँ भी कुछ तब्दीली आई, परिवर्तन हुए, और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हम उस प्राचीन विरासत को भूलते गए, और इसका कारण था अंग्रेजों, मुगलों का यहाँ आगमन, और उनके कारण हम जो है गुलाम हुए और उस गुलामी की जंजीर से बाहर निकले। और कहते हैं कि अंत में अंग्रेजों ने लगभग 150 साल की जो गुलामी है, उस गुलामी के बाद हम मुक्त हुए। तो मुक्त हवा में सांस लेते हुए हमारा जो विकास है, उस विकास को गति देने के लिए सक्रिय हुए, और उसी का एक परिपाक कहते हैं कि ये हमारी शिक्षा नीति है, 2020 की जो शिक्षा नीति है। इसमें कहते हैं कि भारतवर्ष सही मायने में एक नया ढांचा लेकर आया है, और जीवन के साथ कहते हैं कि मात्र कल्पना नहीं परंतु वास्तविकता, हमें क्या आवश्यकता है आज, हमारी वो प्राचीन पद्धति और हमारी जो आधुनिक पद्धति जो है, शिक्षा की जो पद्धति है, इन दोनों को मिलान कैसे करें, जो उत्तम जो है उसको कैसे हम प्राप्त करें। और उसके लिए कहते हैं कि यहाँ हमारी ये जो नई शिक्षा नीति है, इस नई शिक्षा नीति में हमारा जो स्वप्न है वो साकार होता दिखाई दे रहा है। मित्रों, यहाँ एक जो ढांचा इसमें खड़ा किया गया है, 20वीं और 21वीं शताब्दी की जो बात करते हैं, यहाँ अपनी जो मातृभाषा है, कहते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा देने की बात आई, और यहाँ तक कि दूर दराज के गांव के क्षेत्रों में रहने वाले जो दूसरी भाषाएं नहीं जानते हैं, उनको भी अपनी भाषा में ये जो शिक्षा है ग्रहण करने का एक अधिकार मिलने जा रहा है। तो ऐसे में जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है कि भाई अंतिम आखिरी छोर का जो व्यक्ति है उसको भी शिक्षा मिले, क्योंकि शिक्षा के बिना उद्धार नहीं है। शिक्षा ही हमारे लिए एक किरण है, आशा का किरण है, और सबके पास ये शिक्षा पहुंचनी चाहिए। इस सत्य को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जो मेहनत कर रहे हैं, और उन मेहनत को हम इस शिक्षा नीति में देखते हैं, इसका परिपाक हम इसमें देखते हैं। यहाँ आज की शिक्षा नीति की जब बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि 1986 में इस पर विचार हुआ। 34 साल के बाद जो वास्तविकता है और हमारा जो लक्ष्य है, इन दोनों को मिलाने की कोशिश की जा रही है। भाई हमारा सपना जो है, हम विश्व गुरु थे, तो हम विश्व गुरु के पद तक कैसे पहुंचे, ये कोशिश है। और विश्व गुरु बनने के बाद हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो शिक्षा है, हम किस तरह की शिक्षा हासिल करें, हम किस तरह का ज्ञान हासिल करें, हमें यहाँ रहना है, जीना है। तो हमें आज की जो कटु वास्तविकताएं हैं, इन कटु वास्तविकताओं को भी समझना होगा। और इन कटु वास्तविकताओं को कहते हैं कि भाई जब हमारे पास ज्ञान ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। और आज का ये जो विकसित विज्ञान है,
इस विज्ञान का भी सहारा, हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। साथ ही हमारी जो प्राचीन विचारधारा है, हमारी जो प्राचीन मान्यता है, कहीं हम भौतिकता के कारण हमारी जो आध्यात्मिक संस्कृति है उसको न भूल जाए, इन सब का इसमें विचार किया गया है। तो मानव धर्म महाभारत काल को मैं याद करता हूँ, न ही मानुषा श्रेष्ठतरम की चीज अस्ति, मनुष्य से बढ़कर कोई नहीं है। तो यहाँ नई शिक्षा नीति की जब बात आती है तो यहाँ इक्विटी जो है, गुणवत्ता जो है, विश्वसनीयता जो है, जवाबदेही है और मूलभूत ये जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं, ये यहाँ आई हैं और उसको साकार करने का एक उपक्रम रखा है और 2030 तक का ये जो एक एजेंडा बनाया गया है, इसके अनुरूप हम यहाँ हमारी ये जो शिक्षा पद्धति है इसको ढालने जा रहे हैं। यहाँ स्कूली शिक्षा की भी चर्चा आई है। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन NCERT की द्वारा जो फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमरेसी पर नेशनल मिशन शुरू हुआ है, उसको लेकर भी यहाँ चर्चा आई है। और साथ ही साथ उच्च शिक्षा में विशेष रूप से यहाँ परिवर्तन और उच्च शिक्षा में संशोधन पर भी जोर दिया गया है और स्वायत्तता पर भी जोर दिया गया है। तो इस नई शिक्षा नीति के साथ साथ यहाँ हमारा जो मानवीय स्वप्न है, मानवीय धर्म है, उसको भी साकार करने की कोशिश है। और हम विश्व गुरु जो है, हम प्राचीन काल में विश्व गुरु थे, तो उसको भी हम कैसे प्राप्त करें, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यहाँ ये जो कहते हैं कि नवाचार युक्त प्रौद्योगिकी है, उसका भी यहाँ सहारा लिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है और ये सारी चीजें सुनियोजित करके हम हमारी जो प्राचीन विरासत है उस विरासत को प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जो छात्र है इस शिक्षा को प्राप्त करेंगे और हमारा जो मानव धर्म है उस मानव धर्म का भी विकास होगा, नागरिक धर्म का भी विकास होगा, राष्ट्र धर्म का भी विकास होगा। तो कहते हैं कि एक सर्वांगीण विकास हो। ये जो कलाएं हैं, हमारी प्राचीन कलाएं जो शास्त्रों में दी गई हैं, इनका भी सहारा और हमारी जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति को भी हम निरंतर सुधारते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो भारतीय पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा की जो प्रणालियां है उसमें एक तरह की स्थिरता आएगी। मुझे लगता है कि दूसरे भी विद्वान बोलने वाले हैं, मेरे जो विचार है थोड़े से विचार मैंने आपके सामने रखे हैं। मुझे यहाँ मौका मिला इसके लिए मैं आयोजकों का आभारी हूँ। पुनः से एक बार आप सबका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ।